हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। उसको समझेंगे कैसे। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछ दिया तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। आपको समझना उसको बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी तरीके से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। खासकर कंप्यूटर क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री के। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि पी उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनका वितरण बताइए या और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का स्पिन बताइए। तो यहाँ पर वितरण मतलब क्या बोल सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अयुग्मित का मतलब होता है अनपेयर। अनपेयर अनपेयर मतलब सिंगल में होंगे, ये डबल नहीं हो। मतलब ये जोड़ी को पेयर बोला जाता है आपका। पेयर अनपेयर का मतलब अनमैरिड जैसे बोलते हैं ना, अनमैरिड शादी से पहले, तो वैसे होता है अनपेयर मतलब जोड़ी में नहीं है। ठीक, तो यहाँ पास किसका पूछा गया है, यदि पी उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। पी उपकोष, उपकोष किसमें पी, तो आपको इसका ऑर्बिटल पता होना चाहिए कि पी ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एस में कितने होते हैं, वो सिंगल होते हैं। ठीक, डी में कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5। ठीक, ये रही बेसिक जानकारी। तो हम यहाँ पर हल के माध्यम से देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक कक्षक में पहले एकक इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे होंगे उसको समझिए। यहाँ पर दिया गया है आपका पी ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं इसमें, 4। तो 4 नहीं, 3 ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो गया आपका 4 इलेक्ट्रॉन है बोल रहा, तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया आपस, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, और जो बचा इलेक्ट्रॉन उसका क्या होता है, पेयरिंग होता है बाद में हून रूल के अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ पर इसका पेयरिंग हो गया, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेम यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए पी उपकोष में 3 कक्षक हुए, 4 इलेक्ट्रॉन भरे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एकक इलेक्ट्रॉन सब में होंगे। चौथा इलेक्ट्रॉन प्रवेश से युग्मन पेयरिंग आरंभ होता है। पेयरिंग मतलब यहाँ पास पेयर में है। पेयर में अब ए क्या बोलते हैं, ए और ए दोनों आपके अनपेयर हैं, अनपेयर है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी यहाँ पास, अयुग्मित मतलब अनपेयर में क्या है, बिना जोड़े के। तो 1 2 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका स्पिन कैसे जानेंगे, जैसे इस टाइप से रहता है तो इसका होता है आपका +1/2। यदि ऐसे है स्पिन तो इसका होता है -1/2। ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देखिए +1/2, 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हो गया आपका +1/2, फिर इसको जोड़ देंगे +1/2। तो इसको कैसे कर सकते हैं, 2 2, और इसके बाद हो गया ये क्या बोलते हैं, 4 हो गया। 4 नहीं, 2 हो गया, 2 हो गया। इसका जब एलसीएम निकालेंगे आप लोग, क्योंकि जैसे 2 और 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। अगर एलसीएम काटते हैं, इसको काटना भी सिखा देता हूँ। ठीक, जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 है ना, तो 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो आप कितना हो गया आपका, 2 1। तो ये हो गया 2। इसके बाद 2 और 2 कट गया तो 1 + 1 हो गया, ये तो 2/2। तो 2 एकम 2, तो ये आपका 1 आ गया। ठीक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 2 है। ठीक, तो सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण जो होता है समदेश होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कुल स्पिन कितना है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है। स्पिन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है, जो ए आपको इंडिकेट कर रहा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि डी उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर से उस पर पी इलेक्ट्रॉन की बात किया था, पी उपकोष की बात की थी, यहाँ पर अब डी की बात कर रही है। तो आपको बताया कि डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5, इसको हून रूल के अकॉर्डिंग ही भरिएगा। ठीक, इसके बाद
जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको क्या होता है, पेयरिंग होता है। यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, यहाँ पास हो गया आपका 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए, बिना जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ पास बोला है ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पास बिना जोड़े वाले कितने हैं, 1 2 3 3। तो यहाँ पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, 3 हो गए। ठीक, यदि हम अब उनका कुल चक्र कैसे हो सकता है, इसका +1/2 हो गया, इसका भी +1/2 हो गया, इसका भी क्या हो गया, +1/2 हो गया। तो यहाँ पर चक्रण कितना दिया है, प्रत्येक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चक्रण +1/2 हो गया। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का कुल चक्रण कितना हो गया आपका, 3/2। इसको अगर जोड़ेंगे जैसे +1/2 +1/2 +1/2, तो ये हो गया आपका 2 और इसको जोड़ दीजिएगा 3 हो जाएगा, 3/2 हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी सरल है। 3D7 प्रतीत में क्वांटम संख्या से संबंधित क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो क्वांटम संख्या से संबंधित बोल रहा है ना आपको, तो आपको चारों क्वांटम संख्या पता होना चाहिए। ठीक, तो इसमें पूछ सकता है कि क्वांटम संख्या इनका, जैसे n क्वांटम संख्या का मान कितना होगा, l का कितना होगा, m का कितना होगा और s का हो गया स्पिन क्वांटम संख्या। ठीक, तो इसको देखते ही आपको समझ जाना चाहिए। यहाँ पर यदि 3D बोला है, 3D7 3D बोला है, तो 3D का मतलब क्या होता है आपका, ये कौन से उपकोष में है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, न्यूक्लियस है कोई, ये ऑर्बिटल्स हो गए, ये ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, 1s 2s 3s। ठीक, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपका, 3D बोला है, तो ये कौन सा हो गया आपका मुख्य क्वांटम संख्या, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, मुख्य क्वांटम संख्या हो जाएगा आपका n = 3 हो जाएगा। ठीक, यदि l की मान ज्ञात करें, जैसे हो गया आपका n s p d f, इसके लिए n का मान कितना होता है, l का मान, तो s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। इसके बाद g के लिए इधर बढ़ते जाता है, तो इसके लिए 4 बोल सकते हैं, तो इतना तक नहीं बढ़ता है आपका। ठीक, f तक ही जाता है, क्योंकि हमारे प्रेडिक्ट टेबल में 4 ही ब्लॉक होते हैं, s p d f। ठीक, तो ये आपका नहीं आता है। तो यहाँ पर l का मान कितना हो जाएगा, l का d के लिए 2 हो जाता है। तो क्वांटम संख्या 2 का मान तो पता चल गया आपको। ठीक, यदि हम इसमें चक्रण की बात करें, तो जब इलेक्ट्रॉन को फिल कराइएगा तो पता चल जाएगा उसमें। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। निम्न कक्षकों में n और l का मान ज्ञात कीजिए। n और l का मतलब क्या बोल रहा है, ओनली आपको मुख्य क्वांटम संख्या, मतलब आपका n का मान ज्ञात करना है और l का मान ज्ञात करना है। तो आपको बता चुका हूँ, s के लिए 0 होता है l का मान, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। ठीक, n का मतलब तो देखिए कि समझ जाएंगे कि n में क्या वैल्यू हो सकती है। जैसे इसके d के आगे जो भी आपका रहेगा, s रहेगा, p रहेगा, d रहेगा, f रहेगा, इसके आगे जो भी संख्या होगा, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, जो भी संख्या हो गया यहाँ पर, वो आपका n के मान को इंडिकेट करता है। ठीक, n के मान को बताता है। तो यहाँ पर 1s दिया हुआ है, फर्स्ट में 1s, तो 1s के लिए कितना हो गया, n का मान 1, क्योंकि इसके सामने वाला नंबर क्या है, 1 है। यदि s का मान ज्ञात करें, तो s के लिए क्या बताए, s के लिए 0 होता है l का मान। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका मिल गया। इसके बाद 3p के लिए बोल रहा है, 3p के लिए तो n का मान कितना हो गया 3p के लिए, तो d के आगे कितना है, 3 है, तो मुख्य क्वांटम संख्या कितना हो गया इनका, 3 हो गया। d का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, 2, क्योंकि d के लिए कितना पहले ही बता चुका हूँ कि 2 होता है, f के लिए 3 होता है। तो यहाँ पर हो गया मुख्य क्वांटम संख्या 4d के लिए, 4d के लिए हो गया आपका n बराबर हो गया आपका 4, d बराबर कितना हो गया आपका 2, जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, इसी प्रकार 4f का भी ज्ञात कर सकते हैं। 4f के लिए क्या हो गया, n बराबर हो गया 6, f के लिए हो गया आपका 3, ये रहा
जो ए क्वेश्चन है। ठीक, तो ये भी कंप्लीट हो गया है आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 2s2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या बोलिए। मतलब यहाँ पास क्वांटम संख्या किसका बोल रहा है, चारों क्वांटम संख्या की बात कर रहा है। तो आपको दो क्वांटम संख्या तो आप इजीली बता सकते हैं, एन और एल को। तो 2s2 बोला है। ठीक, तो 2s के लिए एन बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। एल का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब एम की बात करें तो एम का मान भी आपका n-1 होता है। ठीक, l-1 होता है। तो जितना मान इसका होगा उसको से घटा दीजिए। तो 0 से आप 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, मतलब 0 से 1 घटाएंगे 0 ही रहेगा। ठीक, तो m का मान भी यहाँ पर 0। इसके बाद s का मान पूछ रहा, यहाँ पर लास्ट होता है आपका s का मान, स्पिन क्वांटम संख्या। तो s का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें चक्रण देखिए, इलेक्ट्रॉन फिल कराइए पहले। एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2s2 बोल रहा है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका 1 2, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करा दिए। तो इसके इस स्पिन के लिए, इसका लिए क्या बोलते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या क्या क्या डिनोट करता है, क्लॉकवाइज के लिए +1/2 करता है। और दूसरा जो उल्टी दिशा में होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके लिए होता है -1/2। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए तो आपका ए हो गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ एस का मान बदलेगा। ठीक, ये जो पाउली के अपवर्जन नियम के पाउली का अपवर्जन नियम के अकॉर्डिंग ही रहता है कि चारों क्वांटम संख्या कभी समान नहीं हो सकती। तो यहाँ पर चारों क्वांटम संख्या समान हुई क्या, नहीं हुई। ठीक, तो उसको तो अलग देखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 2p2 के लिए एन और एल, बस ओनली एन और एल पूछ रहा। तो आप इसको देख कर ही बता सकते हैं कि एन बराबर कितना हो गया आपका 2 हो जाएगा। और पी के लिए है तो पी के लिए कितना होता है, 1 होता है। तो पी के लिए क्या होता है, एल का वैल्यू 1 होता है। इसको हम ऊपर देख चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, नाइट्रोजन परमाणु में पी उपकोष में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या बोला, नाइट्रोजन परमाणु के पी उपकोष में। तो सबसे पहले आपका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात होना चाहिए। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। यदि आप बाउस सिद्धांत से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या निकाल सकते हैं, 1s2 2s2 2p 2p3 होता है। ठीक, 2p3 हुआ। तो इसको कक्षक में कीजिए, ये 1s के लिए हो गया, ये 2s के लिए हो गया, ये 2p के लिए हो गया। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, बस p ऑर्बिटल के पूछ रहा है। ठीक, p उपकोष के लिए। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन हुए जो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हुआ, 7 हुआ। ठीक, नाइट्रोजन p उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, p उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दे दिया। तो उसमें सभी इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या ज्ञात करना है। तो बस ओनली p उपकोष की बात किया है। ठीक, तो m का मान यहाँ पर दिखाया गया है। m का मान क्या होता है आपका, जैसे ऑर्बिटल हो गया p, तो यहाँ पर 0 हो गया, इधर की ओर +1 की ओर जाता है, इधर -1 की ओर। यदि d की बात करें, हम d की बात करें तो यहाँ पर 0 इस +1 +2 जाता है, इधर -1 -2 जाता है। ऐसे होता है इसका m का मान। ठीक, m की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। s के लिए तो आपको चक्रण देखना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज से कि एंटी क्लॉकवाइज से। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए m की वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए, यहाँ पर इसके लिए हो गया आपका +1। इसको कैसे भी लिख सकते हैं ना, इधर +1 इधर भी हो सकता है आपका, इधर भी हो सकता है, -1 इधर भी हो सकता है आप। ठीक, दोनों इक्वली होते हैं। तो इसके लिए +1 हो गया सपोज कीजिए, और इसके लिए -1 हो गया। तो s की मान कितना हो गया, सब क्लॉकवाइज है, सब ऐसे हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ भर जाने के बाद यहाँ भरता, तो इसका होता -1/2 होता, जो यहाँ नहीं है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप, मतलब इसका क्वांटम संख्या ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2, क्योंकि यहाँ पर 2p है, 2p3 है ना। तो l का वैल्यू p के लिए कितना होता है, 1 होता है। m का कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर +1 हो गया। ठीक, s का चक्रण किससे है, क्लॉकवाइज है, तो +1/2।
द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, m का मान 2 हो गया, l का मान 1 हो गया, लेकिन m का मान यहाँ पर 0 हो गया क्योंकि यहाँ पर बीच वाले इलेक्ट्रॉन को देख रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को। s का मान भी सेम हो गया। तृतीय इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम है, लेकिन यहाँ पर -1 हो गया, -1 इसके लिए। तो देखिए चारों क्वांटम संख्या सेम हुई क्या, नहीं, ये पाउली के अपवर्जन नियम को फॉलो करता है। तो ये हो गया हम लोग का दूसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसको आप अपने से देख सकते हैं, ठीक। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।